हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार। सामान्य ज्ञान के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार मैं आप सभी के सामने फिर हाजिर हूँ। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें तथा अपने दोस्तों में से शेयर भी करें। आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर सामान्य अध्ययन का वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सबकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी भी होगा। ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखें। वीडियो में आपके सामने पीडीएफ तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 1960 को बदलकर किसे आधार वर्ष बनाया गया? औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 1960 को बदलकर किसे आधार वर्ष बनाया गया? 1971, 1980, 1982, 1990। उपभोक्ता औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 1960 को बदलकर किसे आधार वर्ष बनाया गया था? तो इसका सही विकल्प होगा 1980। औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि के कारण औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1960 से बढ़ाकर 1980 कर दिया गया था। इसलिए इसका बी विकल्प सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दूसरा, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कौन सा अधिवेशन था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी? बंबई, इलाहाबाद, लाहौर, सूरत। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत के अधिवेशन में हुआ। सूरत के अधिवेशन में हुआ, जो दो भागों में बटा, नरम और गरम दल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था सूरत में हुआ, वह 23वां अधिवेशन था। याद रखें दोस्तों, 23वां अधिवेशन 1960 में कहाँ आयोजित किया गया था? सूरत में आयोजित किया गया था। और यह अधिवेशन कांग्रेस के लिए एक बुरा अधिवेशन था, अशुभ अधिवेशन था, क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था। तो याद रखें, 23वां अधिवेशन 1960 में, और वह स्थान कौन सा था? सूरत, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। तो इसका सही विकल्प डी विकल्प होगा, सूरत। प्रश्न नंबर 3, सुमेलित करना है। थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। दूसरे साइड में एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी फिर रामकृष्ण मिशन, फिर ब्रह्म समाज, फिर आर्य समाज। सुमेल नहीं है पूछ रहा है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? इसका जो बी विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस। ये भी सुमेलित
बी इसका विकल्प सुमेलित नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ये सही है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो इसका बी विकल्प होगा सुमेल नहीं। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस इसकी स्थापना नहीं किए थे, विवेकानंद जी ने किया था, इसलिए सुमेलित नहीं है। बी विकल्प ये सही विकल्प होगा। पढ़ते हैं आज का 4th क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती आ जाती है, जब धरती और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब धरती और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, जब धरती दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर होगा जब धरती और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने पर इसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है, इसलिए चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है और पृथ्वी के कुछ भाग में सूर्य का आंशिक या पूर्ण भाग चंद्रमा से ढका दिखाई देता है, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसका सही विकल्प बी विकल्प होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? प्रश्न 5, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, सूचना मंत्रालय और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, प्रकाशन विभाग के द्वारा या उपरोक्त कहीं से नहीं होता। योजना पत्रिका, याद रखें, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? सही विकल्प बताएं। योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना मंत्रालय और प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है, इसका भी विकल्प सही है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा योजना पत्रिका प्रकाशित की जाती है। यह पत्रिका अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, उड़िया, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु अनेक भाषाओं में प्रकाशित होती है। याद रखें, योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना मंत्रालय और प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है और जो कई भाषाओं में होता है, इसलिए इसका बी विकल्प सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। बताएं, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में, याद रखें 1829, 1829 में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना प्रतिबंधित किया गया और पहले यह नियम केवल बंगाल के लिए था, फिर बाद में 1830 में यह बंबई तथा मद्रास में भी लागू कर दिया गया। तो इसका सही विकल्प होगा बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका ए विकल्प सही होगा, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 7, 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखें, जब राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताएं। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। एडवर्ड सप्तम की मृत्यु के बाद जब जॉर्ज पंचम सम्राट बना तो उसकी एक घोषणा थी
की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित किया गया और उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग था। इसका डी विकल्प सही विकल्प होगा। बच्चों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज 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 कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सामान्य ज्ञान का जितना भी क्वेश्चन डाला जाए आप सबके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो डाला जाए और आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो। वे चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आर्मी की या अनेक परीक्षाओं की तैयारी जिसमें जीएस का अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अवश्य यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न नंबर 8, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? शक संवत कब शुरू किया गया? 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 320 ईस्वी, 606 ईस्वी। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 78, 78 ईस्वी। डी विकल्प इसका सही है। जैन ग्रंथ के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को उनके 135वें वर्ष में शकों ने पराजित करके उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने शक संवत को चलाया। इस प्रकार शक संवत की प्रारंभिक तिथि 135, 57, 135 में से 57 अगर घटा देंगे तो 78 ईस्वी निकलती है। तो 78 ईस्वी से शक संवत प्रारंभ किया गया था, क्योंकि 135वें वर्ष में शकों ने पराजित कर दिया था उत्तराधिकारी विक्रमादित्य को। जैन ग्रंथ के अनुसार ये लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9वां। सुमेलित करना है। जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। दूसरी तरफ दिया है धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर, ऊष्मा। सही सुमेलित करना है जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। दूसरी तरफ धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर, ऊष्मा। इसका सही विकल्प कौन होगा? देखें, जूल की जो इकाई है वह कार्य होगी। जूल का कार्य होगा। सुमेलित करें आप भी। जूल ये कार्य की इकाई है, तो जूल का होगा कार्य। दूसरा है एम्पियर। दूसरा है एम्पियर। एम्पियर का होगा धारा। धारा यहां लिखा है, मिस हो गया है प्रिंटिंग में। तो एम्पियर इकाई है वैद्युत धारा की। साइंस का प्रश्न, धारा का जो मात्रक है एम्पियर होता है, तो एम्पियर का सुमेलित धारा से होगा, वैद्युत धारा से होगा। आप जानते हैं कि एम्पियर की परिभाषा निर्वात में अनंत लंबाई के दो समांतर चालक जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, उसमें समान तीव्रताएं की धारा प्रवाहित करने पर उसकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण एवं प्रत्याकर्षण बल उत्पन्न होता है, तो उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर की डिफिनेशन है। एम्पियर किसकी इकाई है? वैद्युत धारा की। तो जूल का संबंध कार्य से, एम्पियर का संबंध धारा से। फिर तीसरा है वाट। तीसरा है वाट।
वाट ये है सामर्थ्य की, फिर है वोल्ट, वोल्ट है विभवांतर का, और कैलोरी है ऊष्मा का। बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखें, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। जूल का संबंध जो है वह कार्य से होगा, एम्पियर का संबंध धारा से होगा, वाट का विभवांतर से होगा, वाट का कैलोरी का ऊष्मा से होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य, ऐसा कौन भारतीय राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है? पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। इसका सही विकल्प कौन होगा? भारत की सीमाएं दो और पश्चिम और उत्तर से पाकिस्तान से मिलती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी 3310 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसमें जम्मू कश्मीर 1216 किलोमीटर, राजस्थान 1035 किलोमीटर, पंजाब 547 किलोमीटर तथा गुजरात 512 किलोमीटर सम्मिलित है। तो इसका सही विकल्प होगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान। इसका बी विकल्प सही विकल्प होगा। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करा देता हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच 3310 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है, जिसमें जम्मू कश्मीर 1216 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर 1216 किलोमीटर, राजस्थान 1035, पंजाब 547, गुजरात 512 किलोमीटर सम्मिलित है। इसका बी विकल्प सही विकल्प होगा। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा गया? भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो इसका सही विकल्प क्या होगा बताएं। बहुत आसान सा क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। इसका ए विकल्प सही विकल्प होगा। केसरिया, श्वेत और हरे रंग की 3 पट्टियां तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। इसमें केसरिया रंग सबसे ऊपर, हरा रंग सबसे नीचे और मध्य की श्वेत पट्टी के केंद्र में नीले रंग का एक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3 और 2 के अनुपात में ध्वज बनाया जाता है। तो 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। इसका ए विकल्प सही विकल्प होगा। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? मौर्य राजा के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था सांस्कृतिक कला व साहित्य का, सोने के सिक्के या प्रांतीय विभाजन का, या हिंदकुश तक
साम्राज्य का। मौर्य राजा के बारे में कौन कथन सही है ये बताना है, बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शंस। मौर्य नरेश के बारे में कौन सही है? संस्कृत कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदकुश तक साम्राज्य, कौन सा सही है? इसका सही विकल्प है हिंदकुश तक साम्राज्य, या प्रांतीय विभाजन, या सोने के सिक्के, या संस्कृत कला व साहित्य। आपके सामने 4 विकल्प, कौन सही है? मौर्य साम्राज्य भारत का ऐसा प्रथम साम्राज्य था जब अपनी साम्राज्य की सीमा को हिंदुकुश तक फैलाया। मौर्य नरेशों ने सांस्कृतिक कला एवं साहित्य का भी विकास किया, लेकिन उन्होंने साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कई भागों में बांट दिया था, किंतु उनके शासन का स्वरूप केंद्रीय ही था। तो इसका सही विकल्प होगा हिंदकुश तक साम्राज्य। विकास किया था हिंदकुश तक का साम्राज्य का। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न विदेशियों में सबसे पहले कौन भारत आया? 4 विदेशियों के नाम, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। बहुत आसान प्रश्न। कौन पहले भारत आया? भारत में सर्वप्रथम आने वाले पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होकर भारत के कालीकट में उतरा। उसने कालीकट के शासक जिमोरिन से दोस्ती की। इसका सही उत्तर पुर्तगाली होगा। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। बाल गंगाधर तिलक निम्न में से किस पत्र का संपादन प्रारंभ करते थे? तिलक जी किस पत्र का संपादन करते थे? मराठा, यंग इंडिया, बॉम्बे क्रॉनिकल, केसरी। बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के प्रमुख नेता थे, एक राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि एक प्रमुख पत्रकार भी थे। उन्होंने सबसे पहले मराठी भाषा में केसरी नामक पत्र निकाला था। केसरी जो पत्र निकाला था वह मराठी भाषा में था, बाल गंगाधर तिलक ने ही निकाला था। तो याद रखें, पूछ रहा है बाल गंगाधर तिलक निम्न में से किस पत्र का संपादन प्रारंभ से करते थे? शुरू से ही करते थे। ऐसा कौन सा पत्रिका था उनका? मराठा पत्रिका थी, या यंग इंडिया, बॉम्बे क्रॉनिकल, या केसरी? तो ये गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक एक नेता के साथ साथ कुशल राजनीतिक भी थे और उसके साथ साथ एक पत्रकार भी थे। उन्होंने सबसे पहले मराठी भाषा में केसरी नामक पत्र निकाला और बाद में अंग्रेजी में मराठा निकाला। केसरी जो है उन्हीं की पत्रिका है, बाल गंगाधर तिलक की। तो सर्वप्रथम मराठी भाषा में केसरी और बाद में अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्रिका निकाला था। तो इसका सही विकल्प होगा केसरी। डी विकल्प इसका सही विकल्प है। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। निम्न शहरों में से किस शहर में आबादी ज्यादा है? अधिक आबादी वाला कौन सा शहर है? दिल्ली, बीजिंग, बंबई, बैंकॉक। 4 शहरों के नाम आपके समक्ष। दिल्ली, बीजिंग, बंबई, बैंकॉक। सबसे अधिक आबादी
वाला कौन सा शहर है? बीजिंग तो चीन की राजधानी है। इसकी जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है। प्राप्त आंकड़े के अनुसार बीजिंग की आबादी 1,40,00,000 से भी अधिक है। बम्बई की 1,25,00,000 से अधिक है। बैंकॉक की 94 लाख से अधिक है और दिल्ली में 84 लाख से अधिक है। तो सबसे अधिक बीजिंग होगा। इसका बी विकल्प सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर अगला, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? देहरादून, बंगलौर, सोलन जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, या मंसूरी? बताएं। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है सोलन, हिमाचल प्रदेश में। आज का अगला प्रश्न नंबर 17, त्रिविमी या 3 डायमेंशनल चित्र में से किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोक्रोमेटिक, रेडियोग्राफी। 3 डायमेंशन चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? बताएं। बहुत आसान सा क्वेश्चन। 3 डायमेंशनल फिगर किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा, या फोटोग्राफी के द्वारा, या फोटोक्रोमेटिक के द्वारा, या रेडियोग्राफी के द्वारा? त्रिविमी चित्र लेने के लिए होलोग्राफी लेजर का प्रयोग करते हैं। होलोग्राफी लेजर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रथम बार प्रयोग जो किया गया था लेजर का, वह किया गया था 1962 ईस्वी में वाई.एन. डेनिसुक ने किया था। कब किया था? 1962 ईस्वी में पहली बार किया गया था। तो होलोग्राफी इसका सही विकल्प होगा। एक बार फिर इसकी व्याख्या देखें। जो 3 डायमेंशन फिगर है वह लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा, और इसका प्रयोग सबसे पहले 1962 ईस्वी में वाई.एन. डेनिसुक ने किया था। कब किया था? 1962। बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न नंबर 18, फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदृष्टि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियान, मरकरी, सोडियम, मर्क्यूरी ऑक्साइड और नियान। फ्लोरेसेंट ट्यूब में या प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बताएं। डी, मर्क्यूरी ऑक्साइड और नियान भरा जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रतिदीप्त बल्ब में सबसे पहले फास्फर का लेप चढ़ाकर मर्क्यूरी ऑक्साइड और नियान नामक अक्रिय गैस, याद रखें मर्क्यूरी ऑक्साइड और नियान ये दोनों अक्रिय गैसें हैं, इसी का प्रयोग करके वह फ्लोरोसेंट ट्यूब या प्रतिदीप्त बल्ब बनाया जाता है। इसका सही विकल्प डी विकल्प होगा। मर्क्यूरी ऑक्साइड और नियान दोनों अक्रिय गैस हैं, किसी से क्रिया नहीं करते क्योंकि इनकी लास्ट कक्षा आउटरमोस्ट ऑर्बिट इनकी कंप्लीट होती है, भरी होती है, इसलिए किसी से क्रिया नहीं करती। मर्क्यूरी ऑक्साइड और नियान दोनों का सम्मिलित रूप ही उस बल्ब में भरा जाता है। प्रश्न नंबर 19, आज का अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक बताएं। 4 विकल्प आपके सामने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? पद्मश्री सीतारमैया, एच.एन. बनर्जी, वी.डी. सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही विकल्प, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका सही विकल्प गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, या इसको अगर हिंदी में कहें तो भारत सेवक मंडल की स्थापना
गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और कब किया था? याद रखें 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, डी विकल्प सही विकल्प है, कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना, भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों का ध्यान देना, उनको प्रोत्साहित करना, ये काम था। तो इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया या भारत सेवक मंडल की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। कब किया था? 1905 में। इसका डी विकल्प सही विकल्प। बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखें, अंतिम प्रश्न, सूती वस्त्र का उद्योग निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र? सूती वस्त्र का प्रमुख उद्योग का केंद्र कहाँ है जहां सूती वस्त्र बनाए जाते हैं? शेफील्ड, बर्न, ओसाका, जोहान्सबर्ग। बताएं, कमेंट करके बताएं। सूती वस्त्र बनाने का प्रमुख केंद्र उद्योग कौन है? शेफील्ड है, बर्न है, ओसाका है, जोहान्सबर्ग है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है ओसाका, जापान में है। ओसाका कहाँ स्थित है? सी विकल्प सही विकल्प है। ओसाका कहाँ स्थित है? जापान में। जापान में है स्थित ओसाका। और विश्व में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है ये। यहाँ का सूती वस्त्र बहुत ही उत्तम किस्म का होता है। ओसाका इसका सी विकल्प होगा और ये ओसाका स्थित है जापान में। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर भी करें ताकि जितनी भी वीडियो सामान्य ज्ञान की डाली जाए और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न आपके सामने रखे जाएं और आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।